हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसके नॉलेज हब, जहां हम पढ़ते हैं जीएस के इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स के बारे में जो आपको ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हेल्प करेगा। हमारी जो सीरीज़ है वो पॉलिटी की चल रही थी, लेकिन इस साल काफ़ी वैकेंसीज आने वाली है और एग्ज़ाम्स होने वाले हैं। तो एग्ज़ाम्स अगर जल्दी कंडक्ट हुए तो क्या होता है कि हम जो ट्रेडिशनल सब्जेक्ट्स हैं यानी कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, तो वो तो क्लासेस लंबी चलेंगी और उस दौरान हमें ज़रूरत पड़ती है करंट अफेयर्स की, मिससेलेनियस की, इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन की, क्योंकि इन सब से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और यही डिसाइड करता है हमारे एग्ज़ाम का मार्जिनल पॉइंट। क्योंकि मार्जिन को क्रॉस करने के लिए, एग्ज़ाम का जो कट ऑफ मार्जिन है उसको क्रॉस करने के लिए हमें चाहिए होता है कि अगर दूसरे लोग वो चीज़ जान रहे हैं, क्योंकि ट्रेडिशनल सब्जेक्ट सभी जानते हैं, अगर मार्जिन क्रॉस करना है तो हमें अदर चीज़ें, मिससेलेनियस, ऑर्गेनाइजेशन या फिर करंट इश्यूज से रिलेटेड मुद्दों पे हमारी ज़्यादा पकड़ होनी चाहिए। क्योंकि ट्रेडिशनल सब्जेक्ट पे सबकी पकड़ होती है, क्योंकि वही चीज़ आप भी पढ़ रहे हैं, वही चीज़ वो भी पढ़ रहा है, तो वो सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे, वो साथ साथ चलेंगी। लेकिन जो है ये जो मिससेलेनियस टॉपिक्स है, इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन से, करंट मुद्दे से जो टॉपिक्स है वो सब भी पढ़ना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अब से हमारी जो क्लासेस होगी वो ऑल्टरनेटिव फॉर्म में होगी। अब ऑल्टरनेटिव फॉर्म में कैसे होगी? जैसे जो सीरीज़ है वो पॉलिटी की चल रही, तो पॉलिटी की ही चलेगी, लेकिन जो करेंट इश्यूज़ या फिर ऑर्गेनाइजेशन या फिर और भी मिससेलेनियस टॉपिक्स है वो ऑल्टरनेटिव, एक दिन वो टॉपिक होगा और उसके नेक्स्ट डे आपका जो वो पॉलिटी का होगा, उसके नेक्स्ट डे फिर वही मिससेलेनियस मतलब अदर टॉपिक पे होगा, उससे नेक्स्ट डे पॉलिटी पे। और ये सारी चीज़ें आपको एक जगह मिलेंगी प्लेलिस्ट में। तो हम आपको सारी चीज़ें जो है प्लेलिस्ट में एक एक करके सेपरेट फाइल बना के वो वीडियो को प्रोवाइड कराएंगे जो आपको ईजी पड़ेगा। तो आज हम जानेंगे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन में, लास्ट में हमने देखा था यूएन के बारे में, यानी कि यूनाइटेड नेशंस के बारे में। तो यूनाइटेड नेशन की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को होती है। तो सबसे पहले अब क्या हुआ कि यूनेस्को का गठन नवंबर में होता है, ठीक इसके एक महीने बाद। तो आखिर कैसे हुआ यूनेस्को का गठन, क्या क्या चीज़ें, क्या क्या कंडीशन आई कि यूनेस्को का गठन किया गया, यानी कि यूनेस्को के गठन का क्या मतलब, रीज़न क्या था, क्यों किया गया इसका गठन। सबसे पहले जानेंगे यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या होता है, उससे यूनेस्को का फुल फॉर्म से हमें सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। यूनेस्को का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। कई बार सीधा इसके जो फुल फॉर्म से ही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो इसके फुल फॉर्म को भी माइंड में रखें, क्योंकि थोड़ा बहुत चेंजेस कर देता है और फिर वो आपको फिर पता करना होता है कि उसका एक्चुअल फुल फॉर्म क्या है। उसके बाद अब इसका नाम हमने देखा, कल्चरल, साइंटिफिक, एजुकेशनल, इससे क्या पता चलता है। और स्टार्टिंग में यूएन, सबसे पहले यूएन आता है क्योंकि ये यूएन का ही जो है एक हिस्सा है। तो यूनाइटेड नेशन, हमने लास्ट क्लास में देखा था कि यूनाइटेड नेशन को स्थापित करने के पीछे क्या रीज़न था, विश्व में शांति स्थापित करना। अब क्या हुआ कि विश्व में शांति स्थापित करने का उद्देश्य था यूएन का। उसके अलावा शांति स्थापित करने के लिए किसकी ज़रूरत होती है, या फिर योगदान, मुख्य योगदान आप बोल सकते हैं, शिक्षा का योगदान बहुत ही मुख्य होता है, वैज्ञानिक प्रभाव का, हमारी संस्कृति का, यानी कि विश्व में शांति स्थापित करने के लिए संस्कृति, शिक्षा और वैज्ञानिक कार्यों की बहुत बड़ी भूमिका होती है। और इसी इंटेंशन से जो है यूनेस्को की स्थापना की गई, केम की सिफारिश पे। केम क्या है उसके बारे में भी हम जानेंगे। तो सबसे पहले हमने ये जाना कि यूनेस्को की स्थापना क्यों की गई, कि अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से, क्योंकि यूनाइटेड नेशन में काफ़ी सारे देश हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय देशों के सहयोग से विश्व में संस्कृति, शिक्षा और जो है वैज्ञानिक दृष्टिकोण के माध्यम से विश्व में शांति स्थापित करने के उद्देश्य से यूनेस्को की स्थापना की गई। अब यूनेस्को की स्थापना की गई तो कौन किया, कैसे हुआ? तो केम, कॉन्फ्रेंस ऑफ अलाइड मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन। तो जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था तो यूनाइटेड किंगडम के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, और इसकी स्थापना जब की गई तो इसी ने सिफारिश की कि ठीक है भाई, हमने यूएन की स्थापना की, उसके कई सारे भाग हैं, उसके कई सारे कार्यालय हैं, लेकिन एक ऐसा माध्यम होना चाहिए जो क्या करे, हमारे संस्कृति, शिक्षा और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा दे
और उसी के माध्यम से विश्व में शांति स्थापित करने की कोशिश करें, क्योंकि यही सारी चीज़ें हैं जो हर तरीके से विश्व में शांति कब बना रहेगा, जब हर तरीके से जो क्या होगा, डेवलपमेंट होगा, हर तरीके का विकास होगा, हमारा एजुकेशनल डेवलपमेंट होगा, हमारे कल्चर को डेवलप किया जाएगा, या फिर जो साइंटिफिकली जो है वो डेवलपमेंट होगा, साइंस का डेवलपमेंट होगा, तभी विकास होगा, और विकास होगा तभी विश्व में शांति बनी रहेगी। और इसी उद्देश्य से यूनेस्को की स्थापना की गई। और केम हमने जैसा कि बताया कि यूके की सिफारिश, यानी कि यूके के द्वारा ये बनाया गया था केम, कॉन्फ्रेंस ऑफ अलाइड मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन। तो इसने सिफारिश की यही चीज़ कि ठीक है, एक ऐसा संगठन होना चाहिए जो क्या करे, वैज्ञानिक और शैक्षणिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण के माध्यम से विश्व में शांति स्थापित करे। तो इस वजह से तो बोला गया कि ठीक है भाई, फिर बैठक बुलाई गई। बैठक होती है 1945 में, और 1945 में ही, यानी कि 16 नवंबर 1945 में जो है यूनेस्को की स्थापना होती है। यूनेस्को की स्थापना होने के बाद इसका जो हेडक्वार्टर किसे बनाया जाता है, पेरिस को, जो कि फ्रांस में है। तो इसका हेडक्वार्टर पेरिस है जो कि फ्रांस में है। अब सदस्य देश टोटल 193 देश जो है इसके सदस्य देश है यूनेस्को के। उसके अलावा अब हम जानेंगे कि भारत में क्या है, भारत कब जुड़ा यूनेस्को से। तो भारत जो है हमेशा से ही इस मुद्दे पे, यूएन के मुद्दे पे हमेशा से ही एक्टिव रहा है। वो यूएन में भी जल्दी जुड़ गया था और यूनेस्को में भी। ठीक नवंबर तो लास्ट ही है, 1946 में भारत जो है यूनेस्को से जुड़ जाता है। और उसके बाद अब क्या होता है, तो आर्थिक हर तरीके से यूनेस्को का क्या माध्यम है, यूनेस्को का क्या इंटेंशन है, उसका कर्तव्य है, या फिर वो क्या बोलता है कि विश्व में जो है आर्थिक क्षेत्र को बढ़ावा दे, हमारी संस्कृति को बढ़ावा दिया जाए, शैक्षणिक क्षेत्रों को बढ़ावा दिया जाए। तो इसी पॉइंट ऑफ व्यू को रखते हुए जो है संस्कृति को, पर्टिकुलरली हम जो आज पढ़ेंगे वो संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए क्या किया जाता है, वर्ल्ड हेरिटेज को, विश्व में जो भी विरासत स्थल है उनके कंजर्वेशन, उनकी सुरक्षा के लिए क्या करता है, किसी क्षेत्र को चयनित करता है, चुनता है, और उस क्षेत्र को चुन के क्या करता है कि उसको अपने लिस्ट में शामिल करता है। ठीक है, पूरे विश्व में, यानी कि जो देश यूनेस्को से जुड़ा हुआ है तो वो क्या करता है, और इसके लिए भी क्या किया जाता है कि उस देश से सिफारिश की जाती है। वो देश बोलता है कि ठीक है, हमारे यहाँ का ये जो है फेमस है, जो हमारी संस्कृति को बढ़ावा देता है, या फिर जो कोई प्राकृतिक क्षेत्र है तो वो ये बहुत काफ़ी फेमस है और उसकी सुरक्षा की ज़रूरत है भविष्य में। इसी वजह से आप इसे क्या करें कि विश्व धरोहर के रूप में शामिल करें। वो यूनेस्को को सिफारिश भेजता है, फिर यूनेस्को अब उसको डिसाइड करता है कि उसको उस लिस्ट में शामिल करना है कि नहीं। तो इस तरीके से जो होता है शामिल किया जाता है यूनेस्को में कोई भी जगह को, कोई भी, तो वो जो होता है क्या हो जाता है कि विश्व विरासत की सूची में यूनेस्को के शामिल हो जाता है। तो पूरे विश्व में जो है कुल विश्व धरोहर 1154 है। अब 1154 है, ठीक है। इसके अलावा अब ये क्वेश्चन पूछा जाए कि और भी कुछ रिसेंटली इसमें ना जो नंबर है वो चेंज होते ही रहते हैं, वेरी करते रहते हैं, क्योंकि हमेशा ही ये चीज़ होड़ चलते रहती है हर देशों में, इसके सदस्य देशों में, क्योंकि हर देश में अपनी अपनी सांस्कृतिक स्थल है, वैसे विरासत है, वैसे पर्यावरणीय क्षेत्र हैं जिनको सुरक्षा की ज़रूरत है, जो क्या करता है शैक्षणिक वैज्ञानिक तौर पे हमारे संस्कृति को बढ़ावा देने का काम करता है। तो इस वजह से हर देश चाहता है कि हमारा वो जो जगह है वो यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल हो जाए, तो होड़ लगी रहती है। तो इसलिए ये नंबर जो है हमेशा चेंज होते रहता है। तो अब जानेंगे कि पूरे विश्व में जितने भी देश है, इसके सदस्य देश है, तो किस देश में जो है विश्व विरासत स्थलों की संख्या सबसे ज़्यादा है। तो फर्स्ट जो है इटली है, और चीन भी धीरे धीरे इस होड़ में आ गया। तो इटली और चीन जो होता है कि दोनों में 55 सबसे ज़्यादा विश्व विरासत यानी कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट की सूची है। उसके बाद आ जाता है स्पेन। भारत में जो था 38 था, कुल 38 था, लेकिन 2021 में रिसेंटली दो जगह जुड़े हुए हैं, तो टोटल कितने हो गए, 40 विश्व विरासत स्थल हो गए। तो अभी पूछा जाएगा कि भारत में कितने विश्व विरासत स्थल है, तो कुल 40 विश्व विरासत स्थल है। उसके अलावा अब अगर पूछेगा कि ठीक है कि यूनेस्को की जो अध्यक्ष हेड जो है वो कौन है प्रेजेंट टाइम में, तो वो है आंद्रे एंजोले। नाम एक बार फिर से रिकॉल कर लीजिए, यूनेस्को की जो अध्यक्ष है प्रेजेंट, जो आंद्रे एंजोले है।
तो हमने ये सारी चीज़ें देखी। उसके बाद सबसे पहले हमने देखा यूनेस्को की स्थापना 1945 16 नवंबर 1945 को होती है। उसके अलावा इसका हेडक्वार्टर कहीं से भी, इसमें जो एक एक पॉइंट है, हर पॉइंट जो है एक क्वेश्चन, एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्रिएट करता है। तो सारे इंपॉर्टेंट जो है पॉइंट ऑफ व्यू से हमने ये सारी चीज़ों को रखा। वैसे भारत में जो 40 विश्व विरासत सारे इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि सारा पूछ लिया जाता है, या फिर पूछ लिया जाएगा जो खजुराहो टेम्पल यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल है वो किस राज्य में है, तो एमपी। तो इस तरीके से सारे इंपॉर्टेंट है। लेकिन जो मेन जो सबसे पहले जुड़ा इससे रिलेटेड, क्योंकि हम यूनेस्को का होलसेल पढ़ रहे हैं, तो इससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट है, जो रिसेंटली जुड़े, जो सबसे पहले जुड़ा, तो उन सारी चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। अब आपने देखा होगा कि हमेशा जो भारत में पूछा जब बोलता है कि भारत में कुल 40 विश्व विरासत स्थल है, तो बोलते हैं सब कि 32:7:1 के रेशियो में, 32:7:1 के फॉर्म में है। तो आखिर ये चीज़ें कैसे, हमेशा ये चीज़ें बोल दी जाती 32, 7 और 1 के ये में फॉर्मेट में जो है भारत का विश्व विरासत स्थल है। तो वो क्या है, तो बोला जाएगा कि तो इसमें जो 40 में से जो 32 है, 32 स्थल जो है वो सांस्कृतिक है, यानी कि ऐसा विश्व विरासत स्थल है जो हमारे सांस्कृतिक महत्व को, यानी कि हिस्ट्री में पास्ट में बनाया गया था, हमारे राजा महाराजाओं के द्वारा, सुल्तानों के द्वारा बनाया गया था, जो अभी भी अपनी कलात्मक दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। वैसा मतलब वहाँ का जैसा आर्ट जो है वो वैसा आर्ट देखने को नहीं मिलता है। तो काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं हमारे भारत में, ऐसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट है जो अपने आप में अनोखा है, तो उन सारी चीज़ों को शामिल किया गया। तो वैसे जो प्लेसेस हैं, तो उनमें से ऐसे तो काफ़ी सारे हैं, लेकिन कुल अभी 32 सांस्कृतिक स्थलों को यूनेस्को के विश्व हिरासत सूची में जो है, विरासत सूची में शामिल किया गया है। तो अब जानेंगे सबसे पहला कौन सा है। तो जो सबसे पहला है वो महाराष्ट्र के अजंता की गुफा। इसे 1983 में विश्व विरासत की सूची में शामिल किया गया था यूनेस्को के। इसी दौरान 1983 में ही एलोरा की गुफा, जो महाराष्ट्र में इसकी बहन के नाम से जाना जाता है, बोला जाता है कि इसकी सिस्टर है एलोरा की गुफा, ये भी महाराष्ट्र में है, इसे भी 1983 में ही शामिल किया गया था। उसके बाद आगरा का जो किला है यूपी में, उसे भी 1983 में शामिल किया गया था। यानी कि 3-4 ऐसे स्थल है जो 1983 में ही शामिल किया गया। लेकिन फिर भी अगर पूछता है कि विश्व में सबसे पहले किसे शामिल किया गया था यूनेस्को के विश्व विरासत की सूची में, तो आप क्या लिखेंगे, अजंता की गुफा को, जो कि महाराष्ट्र में कब शामिल किया गया था, 1983 में। उसके बाद कुल 40 हैं, तो कुल जो 40 हैं, तो जो लास्ट में यानी कि जो रिसेंट में जुड़ा, उनके बारे में जानना इंपॉर्टेंट है। तो रिसेंट जो है 2021 में ही जुड़ा है, 2 जगह जो है जुड़े हैं। सबसे पहले 39वां जो है 2021 में जुड़ा जुलाई में, तो ये जो है रामप्पा मंदिर है तेलंगाना में, जिसकी स्थापना काकतीय वंश के द्वारा की गई। यानी कि अगर पूछा जाएगा कि किससे संबंधित है, क्योंकि जो रिसेंट में जुड़ा है तो जरूरी नहीं है कि सिर्फ सीधा सीधा पूछ लिया जाए कि रामप्पा मंदिर कब जुड़ा, पूछ सकता है कि किससे संबंधित है। तो ये जो है वो काकतीय वंश से संबंधित है, और काकतीय वंश से संबंधित है, और इसमें भगवान रामलिंगम का जो है मंदिर है, और इसकी स्थापना, इसे बनाया था रामप्पा ने, इसी वजह से इसका नाम रामप्पा मंदिर पड़ा। इसे रुद्रेश्वर मंदिर भी कहते हैं। उसके अलावा तो इससे जुड़े कई सारे तथ्य हैं। अब जानेंगे 40वां, यानी कि जो पिछले साल जो जुड़ा, क्योंकि 1 से 1.5 साल से में जो जुड़ा हुआ रहता है रिसेंटली, उनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी होता है। वो एग्ज़ाम के बर्निंग पॉइंट रहते हैं, एग्जाम्स के फेवरेट क्वेश्चंस रहते हैं। उसके बाद अब 40वां हम देखेंगे कि 40वां भी 2021 में 2 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है भारत के जुड़े। 40वां में है धौलावीरा, जो कि गुजरात में है। तो हमने पढ़ा था सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। तो सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान हमने पढ़ा था कि जो ड्रेनेज सिस्टम है, ड्रेनेज सिस्टम यानी कि जल निकासी,
यानी कि कोई भी नगरीय सभ्यता नगर बसता है तो जल निकासी की कहीं से भी पानी की व्यवस्था कैसे की गई है, जल की व्यवस्था कैसे की गई है। तो जो जल निकासी यानी कि ड्रेनेज सिस्टम व्यवस्था यहाँ की बेस्ट थी। यानी कि जो सिंधु घाटी सभ्यता में अगर पूछा जाए कि सबसे बेस्ट ड्रेनेज सिस्टम कैसा है, तो वो जो है धौलावीरा गुजरात, जो कि गुजरात में है, उसकी थी। और यही चीज़ें जो है इसे स्पेशल बनाती है और इसी वजह से जो है इसे 40वें विश्व विरासत की सूची में जोड़ा गया। तो सबसे फर्स्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो है सबसे लास्ट अंतिम वाला है, अभी लास्ट रिसेंटली जो जुड़ा है, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और क्योंकि 2021 में ही दोनों जुड़ा है इस वजह से ज़रूरी हो जाता। तो सबसे पहला अजंता की गुफा 1983 में जुड़ा, जो कि महाराष्ट्र में है। उसके अलावा सीधा हम आते हैं 39वें पे, जो 2021 में जुड़ा, रामप्पा मंदिर तेलंगाना में है। ये काकतीय वंश से संबंधित है, इसे रुद्रेश्वर मंदिर भी कहते हैं। और उसके अलावा जो 40वां है ये भी 2021 में जुड़ा, ये धौलावीरा गुजरात में है। अब धौलावीरा किससे संबंधित है, हो सकता है ये क्वेश्चन इस तरीके से ना पूछे, धौलावीरा से क्वेश्चन आ सकता है। तो जल निकासी व्यवस्था यानी कि ड्रेनेज सिस्टम धौलावीरा की सबसे बेस्ट थी। यानी कि हर चीज़ को देखते हुए किस तरीके से नालियाँ थी जल प्रवाहित होने के लिए, उनको अच्छे तरीके से कवर किया गया था। और फिर इस तरीके से कि वहाँ पे वाटर भी कंजर्वेशन हो, कंजर्व्ड हो, और उसके बाद फिर कैसे कैसे वाटर स्टोर किया जाए, सारी चीज़ें इतनी अच्छी हैं कि मतलब अभी जो है अभी का ड्रेनेज सिस्टम उसके सामने फीका पड़ जाता है। इस तरीके का ड्रेनेज सिस्टम था धौलावीरा में। तो आप ये जो है गुजरात में है, तो कैसे धौला से लग रहा ना, धूला, तो धुलता कैसे, पानी से, यानी कि जल। तो जल निकासी व्यवस्था ऐसे ट्रिक करके याद कर सकते हैं, जल निकासी व्यवस्था से संबंधित था धौलावीरा। उसके अलावा ये 40 में से 32 सांस्कृतिक हैं और जो 7 है प्राकृतिक है। इन्हीं 40 में से जो है 7 जो जोड़ा गया वो प्राकृतिक है। तो अब बोलेंगे कि सांस्कृतिक क्षेत्र के साथ साथ जो प्राकृतिक क्षेत्र को यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल करने के पीछे का क्या रीज़न हो सकता है, क्योंकि उसे भी कंजर्व करना ज़रूरी है। लोगों में ये चीज़ जागरूकता फैलना ज़रूरी है कि उसे कंजर्व करना चाहिए। फिर उसका कंजर्वेशन, उसके बाद यहाँ पे साइंटिफिकली भी बहुत सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। और शैक्षणिक, अगर जहाँ साइंटिफिक और कल्चर, साइंस और कल्चर जुड़ जाता है तो शैक्षणिक बढ़ावा तो ऑब्वियसली मिलेगा ही। तो जो 7 प्राकृतिक स्थल में जो है वो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है। तो सीधे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क कहाँ है, तो ये जो है हिमाचल प्रदेश में है। इसे भी यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जोड़ा गया है। उसके बाद काजीरंगा नेशनल साइट, काजीरंगा नेशनल पार्क, ये जो है असम में है और ये जो है एक सींग वाले गेंडे से के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है। और काजीरंगा नेशनल पार्क जो है ऐसा नेशनल पार्क है, यहाँ सैटेलाइट के माध्यम से, भारत का पहला ऐसा नेशनल पार्क है जहाँ सैटेलाइट के माध्यम से क्या किया जाता है, इनकी देखरेख किया जाता है, काउंटिंग किया जाता है, इन पर नज़र रखा जाता है। पहला ऐसा पार्क है। उसके अलावा केवलादेव नेशनल पार्क, ये जो है वो राजस्थान में है। उसके बाद मानस वन्य जीव अभयारण्य, तो मानस और काजीरंगा ये दोनों जो है असम में है, मानस भी असम में है। नंदा देवी जो है उत्तराखंड में है, इसे भी जो है यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में रखा गया है। उसके बाद सुंदरवन नेशनल पार्क जो कि पश्चिम बंगाल में है। उसके बाद पश्चिमी घाट, वेस्टर्न घाट जो है, जहाँ पे महाराष्ट्र गोवा वाला एरिया है, मतलब कोंकण तट, मैंगलुरु तट जहाँ पे है, यानी कि जो भारत है उसका जो वेस्टर्न साइड वाला ये वाला जो एरिया है, पश्चिमी घाट वाला एरिया। क्योंकि पश्चिमी घाट का एरिया क्यों फेमस है, तो पश्चिमी घाट का एरिया जो है वो सबसे ज़्यादा फेमस है वहाँ पे जैव विविधता के कारण, यानी कि वहाँ पे बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा पाई जाती है। हॉटस्पॉट है वो। हॉटस्पॉट यानी क्या होता है कि जैव विविधता क्षेत्र के मामले में जो है वहाँ काफ़ी सारी वैरायटी, काफ़ी सारी अलग अलग प्रकार के जीव पाए जाते हैं। जब हम पारिस्थितिकी तंत्र पढ़ेंगे तो उसमें हम जानेंगे कि हॉटस्पॉट क्षेत्र कहाँ है, मतलब क्या किसे कहते हैं। तो यही रीज़न होता है कि इसे जो है यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया। तो ये टोटल जो है 4 यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। इन्हीं 40 में से ये 7 उसके बाद एक मिश्रित, जो एक तरह से बोला जाए कि सांस्कृतिक और प्राकृतिक दोनों के सम्मिलित रूप को मिश्रित हो गया।
तो भारत का केवल एक ही ऐसा जो क्षेत्र है जिसे मिश्रित वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है, तो ये जो है कंचनजंगा है। और क्योंकि ये सिंगल है इसलिए ये अपने आप, क्योंकि ये भारत का ये इकलौता ऐसा जो है मिश्रित वाले में है, तो ये अपने आप में काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। तो इकलौता जो है मिश्रित क्षेत्र जो यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल हो कंचनजंगा, इससे रिलेटेड सारी कब जुड़ा, 2016 में, और फिर ये है कहाँ, सिक्किम में। तो इस तरीके से तो यूनेस्को जो है, यूनेस्को की स्थापना, यूनेस्को का फुल फॉर्म जो है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है इसका फुल फॉर्म। यूनेस्को की स्थापना केम की सिफारिश पे होती है। 16 नवंबर 1945 को इसकी स्थापना होती है। इसका हेडक्वार्टर पेरिस में है जो कि फ्रांस में है। इसके सदस्य देश 193 हैं। भारत जो है 1946 में जुड़ता है। विश्व के कुल अगर वर्ल्ड हेरिटेज साइट देखा जाए तो 1154 है। सबसे ज़्यादा इटली में, सेकेंड नंबर चीन में, थर्ड नंबर स्पेन में। भारत में भी देखा जाए तो विश्व विरासत सूची में लिस्ट जुड़ते जा रहे हैं नाम, तो जिसमें से पहले 38 थे, 2021 में 2 जुड़ गया, टोटल 40 हो गया। अभी रिसेंट में यूनेस्को के अध्यक्ष अगर देखा जाए तो आंद्रे एंजोले जी हैं। उसके बाद भारत में जो 40 स्थल है तो वो उसमें से 32 सांस्कृतिक है, 7 प्राकृतिक है, 1 मिश्रित है। 32 सांस्कृतिक में पहला जो है अजंता की गुफा है, इसी दौरान 1983 में जुड़ा, और इसी दौरान जो है आगरा का किला भी जुड़ा है, और उसके बाद एलोरा की गुफा जिसे इसकी बहन कहते हैं वो भी जुड़ा। 39वां जो है रामप्पा मंदिर है जो 2021 में जुड़ा, ये तेलंगाना में है और ये काकतीय वंश से संबंधित है। उसके बाद 40वां जो है वो 2021 में जुड़ा, ये अंतिम है, जो कि धौलावीरा है, गुजरात में है। 7 प्राकृतिक स्थल में ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क जो कि हिमाचल प्रदेश में है, काजीरंगा नेशनल पार्क असम में है, केवलादेव नेशनल पार्क राजस्थान, मानस वन्यजीव अभ्यारण्य ये असम में है, नंदा देवी उत्तराखंड में है, सुंदरबन नेशनल पार्क पश्चिम बंगाल में, वही पश्चिमी घाट, तो पश्चिमी घाट तो आपका भारत का ये वाला पश्चिम वाला क्षेत्र आ गया, यानी कि साउथ वेस्ट वाला एरिया। और एक मिश्रित है जो कि कंचनजंगा 2016 में जुड़ा और ये सिक्किम में है। तो आशा करते हैं कि जो यूनेस्को का ये होल सोल फॉर्मेट आपको पसंद आया होगा, आपको समझ में अच्छे तरीके से आया हुआ होगा। तो कल जो है हम एक नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।